फर्स्ट लेसन का 6th पार्ट। फर्स्ट लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका छठा भाग करेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। 1871 में जो बाल्कन क्षेत्र था वो क्या था, वहां पे बहुत ज्यादा तनाव का क्षेत्र बना हुआ था। राष्ट्रवादी तनाव मतलब लोग अपने देश के लिए, आजादी के लिए, उसमें लोगों में बहुत तनाव था। क्यों था? क्योंकि लोग एक तो उस क्षेत्र में क्या था कि जातीय भिन्नता थी, अलग अलग जातियों के लोग थे, भौगोलिक भिन्नता भी थी, कोई क्षेत्र बड़ा है कोई छोटा है, और जातीय भिन्नता भी थी, अलग अलग जातियों के लोग थे। आज के आधुनिक युग में जो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, ये जो देशों के नाम बताए गए हैं, ये पहले बाल्कन में ही शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को, बाल्कन क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे उनको बोला जाता था स्लाव। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। जो ये बाल्कन क्षेत्र था, इसका एक बड़ा हिस्सा जो ऑटोमन साम्राज्य था उसके नियंत्रण में था। मतलब इस पर किसने नियंत्रण कर रखा था? ऑटोमन साम्राज्य ने। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद जो था उसके विचारों के फैलने से, और जो ओटोमन साम्राज्य था, जब ये टूट गया, विघटन हो गया, तो इससे स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा था, किंतु इसे बहुत कम सफलता मिली। जो ओटोमन साम्राज्य था ये क्या चाहता था 19वीं शताब्दी में? आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए, कि इस साम्राज्य में आंतरिक सुधार के द्वारा, और आधुनिकीकरण का मतलब होता है जब नई नई तकनीकों का यूज किया जाए, औद्योगिकीकरण जैसे ये लोगों का जो स्तर है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो। तो इसमें क्या हुआ कि इसने, लेकिन इसको सफलता नहीं मिली। ये कोशिश तो कर रहा था इसको सुधारने की, इसमें तरक्की करने की ऑटोमन साम्राज्य में, लेकिन इसको सफलता नहीं मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। उसने जिन जिन देशों पे कब्जा कर रखा था वो क्या करने लगे? वो आजादी के लिए कोशिश करने लगे उस साम्राज्य से निकलने की। कौन से साम्राज्य से? ऑटोमन साम्राज्य से। बाल्कन लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार लिया। जो बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, इन्होंने भी आजादी के लिए काफी प्रयास किया, और इन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। वो अपने पुराने उदाहरण देते थे कि पहले हम आजाद थे, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं था, कुछ समय बाद हमें इन विदेशी शक्तियों ने हमें गुलाम बना दिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के, कुल मिला के क्या है, अब तक जितने भी देशों में क्या हुआ है, हर देश पर किसी न किसी का कब्जा है। कहीं पे राजा का कब्जा है, राजा का शासन है, लोग उससे परेशान है। कहीं पर किसी और क्षेत्र ने, जैसे पहले युद्ध होते थे, युद्ध में जो हारेगा वो किसके कब्जे में जाएगा? जो जीता उसके कब्जे में जाएगा। और वो क्या करेगा? अपनी मनमानी करेगा, अपने हिसाब से उन लोगों को रखेगा। तो हर जगह, ज्यादातर यूरोप के देशों में क्या था, क्योंकि हमारा लेसन किसके ऊपर है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। तो जितने भी यूरोप के देश थे, हर देश में लोग आजादी के लिए, राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव का मतलब क्या हुआ? जो बाल्कन क्षेत्र में रहते थे उन लोगों को बोला जाता था स्लाव। तो जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। अब जैसे जैसे बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने क्या कोशिश की? आजादी के लिए कोशिश की, तो वैसे वैसे वहां पे और ज्यादा टकराव, लड़ाई झगड़े होने लगे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से, अब बाल्कन जो देश था, जो क्षेत्र था, उसमें बहुत सारे राज्य थे, और हर राज्य एक दूसरे से जलते थे, ईर्ष्या करते थे, और ज्यादा से ज्यादा क्या कोशिश करते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे का हिस्सा हथिया ले। मतलब एक राज्य है तो वो क्या चाहेगा? मैं दूसरे पे भी कब्जा कर लूं। कब्जा कैसे करेगा? युद्ध करके, उसको जीत के। परिस्थितियां और अधिक जटिल हो गई, और जो बाल्कन क्षेत्र है उसमें बड़ी शक्तियों के बीच
जो शक्तिशाली थे, जो बड़ी-बड़ी शक्तियाँ थी, उनके बीच कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा होने लगी। एक बार बता देती हूँ आपको, दोबारा रिवाइज़ करा देती हूँ। देखो, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना। और साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब कोई एक देश किसी दूसरे देश पे अपना अधिकार कर लेता है, जैसे हमारे देश पे अंग्रेजों ने अधिकार कर रखा था, तो इसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। इसमें हमने बाल्कन क्षेत्र के बारे में पढ़ा कि 1871 के बाद बाल्कन जो क्षेत्र था, उसमें बहुत तनाव था। बाल्कन बहुत बड़ा वो था, देश था, उसके अंतर्गत बहुत सारे देश शामिल थे, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, ये सारे। और इन बाल्कन जो क्षेत्र था, उसमें रहने वाले लोगों को स्लाव कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इस क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था, जो बाल्कन क्षेत्र में रहते थे? उनको स्लाव कहा जाता था। जो बाल्कन साम्राज्य था, उस पे किसका कब्जा था? ओटोमन साम्राज्य का था। ओटोमन साम्राज्य ने क्या कोशिश की थी कि उसके अंदर जो लोग रहते हैं, वो उनमें मतलब इस तरीके से उसने कोशिश की कि उन अंदर ही अंदर देश में लोग भड़क ना जाए, कभी आज़ादी की मांग करने लग जाए। तो उन्होंने क्या किया था कि आंतरिक व्यवस्था, अंदर लोगों आंतरिक व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि देश के अंदर जो भी व्यवस्था थी उसको सुधारना चाहा था। लेकिन हुआ क्या कि उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वो आज़ादी के लिए मांग करने लगे। उन्होंने इतिहास का उदाहरण दिया कि हम पहले ऐसा नहीं कि हम अभी गुलाम हुए हैं, पहले हम आज़ाद थे, लेकिन ये जो विदेशी शक्तियाँ इन्होंने हमें गुलाम बना दिया, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए। अब तक जितने भी यूरोपीय देशों ने क्या किया है, उन्होंने भी किसी ने राजा के शासन से परेशान होकर, किसी ने गणतंत्र की मांग की है क्योंकि वहाँ पर लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। तो हर जगह संघर्ष किसके लिए हुआ है? आज़ादी के लिए हुआ, स्वतंत्रता के लिए हुआ है। वही बाल्कन में हुआ, उस क्षेत्र के लोग भी आज़ादी के लिए मांग करने लगे। अब जो ये बाल्कन क्षेत्र जो था, उसमें जो रहने वाले लोग थे, उनमें और ज़्यादा टकराव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि बाल्कन जो राज्य थे, उसमें सब एक-दूसरे से ईर्ष्या करते थे, एक-दूसरे को हथियाने की कोशिश करते थे, कब्ज़ा करने की। तो ये हमने इसमें साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के विषय में जाना बाल्कन क्षेत्र में। अब इसका अभ्यास देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, जब आप इस लेसन की 6 की 6 वीडियो देखोगे, 6 पार्ट जो इसमें है, आपको पूरे लेसन के जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आंसर अपने आप मिल जाएँगे। सारे आंसर मैंने अंडरलाइन किया है और मैंने साथ-साथ बताया भी है। जोसेफ मैथसन ये क्रांतिकारी था, इसके बारे में मैंने बताया था, इसने यंग इंडिया और यंग यूरोप की स्थापना की थी। काउंट कैमिलो दे काबूर, ये भी एक मंत्री था। सार्डिनिया जो देश था उसका। यूनान ने स्वतंत्रता के लिए कैसे संघर्ष किया, ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, उसमें पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। फ्रैंकफर्ट संसद, और ये राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं पुरुषों के बराबर भाग लेती थी, बढ़ चढ़कर हर आंदोलन में भाग लिया उन्होंने, हर प्रदर्शन में भाग लिया, लेकिन फिर भी उनको मताधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, उससे वंचित कर दिया गया था। तो इसमें मेन आपको महिलाओं की भूमिका लिखनी है। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए, ये आंसर भी मैंने आपको बता रखा है इसमें। आप लेसन देखोगे, आपको सारे आंसर अपने आप ही मिल जाएँगे। मारियान कौन था? फ्रांस में जो फ्रांस देश को जो एक पहचान दी गई थी नारी के रूप में, जिसका नाम था मारियान, जर्मेनिया जर्मन में थी। और उनको सिक्कों पे, डाक टिकटों पे भी मारियान जो मारियान महिला थी, उसका जो चित्र था वो वहाँ फ्रांस में जो डाक टिकट होती थी और जो सिक्के होते थे, उनमें भी चित्रित किया गया था। जर्मेनिया जो थी वो वीरता का प्रतीक थी। ये सारा आप लिखोगे। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया, ये जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया जो 4 पार्ट था, उसमें मैंने बताया था आपको, ये आ जाएगा। और इसमें अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने, नेपोलियन जो राजा बना था बाद में आके फ्रांस में, उसने क्या-क्या बदलाव किए थे। उसने बहुत सारे जो राज्य बने हुए थे, उनको सबको मिला के 39 जो थे, उनका एक महासंघ बनाया था। जो टुकड़ों में देश बँटा हुआ था, उसको महासंघ बना दिया था। ये सारा आप लिखोगे इसमें। इसके बाद आता है हमारा उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ। ये इसमें जो क्रांति का कराया था 1830 से 48 के बीच, वो सारा आ जाएगा।
यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान आ जाएगा। संस्कृति और साथ-साथ भाषा का भी उसमें बता रखा है। किन 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताया कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार निर्मित हुए, ये भी हमने चर्चा की थी इस पे। और ये बाल्कन प्रदेश जो है ये अभी हमने करा है। और 4th क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास। इसमें जो ब्रिटेन का एकीकरण है उसके बारे में आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके मैंने बीच-बीच में अंडरलाइन भी किए थे और आपको बताया भी था। तो ये लेसन हमारा यहीं खत्म होता है। इस लेसन में हमने क्या-क्या देखा वो थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, जो आपको सारा याद आ जाए। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप के जो देश थे, उनमें राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कब हुआ, क्या-क्या परिस्थिति थी वहाँ पर, किन-किन लोगों ने संघर्ष किया, किन-किन को सफलता मिली, वो सारा हमने इस लेसन में देखा। क्रांतियाँ कब हुई थी? 1830 से 1848। ये देखिए, यहाँ से हमने शुरुआत की थी। सबसे पहले हमने फ्रांस के बारे में देखा कि फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1789 में। फिर अभी आपके अभ्यास में भी ये क्वेश्चन आया है, इसमें ये आएगा पूरा, इसमें पैराग्राफ आपका। फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान, पितृभूमि, झंडा, जनरल जो एस्टेट जनरल था उसका नाम बदल दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। और किस तरह लोगों ने क्या-क्या किया, नई किताबें लिखी गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया, एक राष्ट्र के नाम पर, लोगों में देशभक्ति की भावना का जिससे विकास हो। जो टैक्स पहले बहुत लगाया जाता था, तीसरे एस्टेट में वो खत्म कर दिया। सबके लिए एक जैसे कानून बने, कोई भेदभाव नहीं होगा। एक समान व्यवस्था लागू की गई। और उसके बाद जो जब नेपोलियन राजा बना, तो उसने भी बहुत सारे सुधार फ्रांस में किए। जिसको एक 1804 में नागरिक संहिता थी, जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। जिसका मतलब क्या था कि जन्म से जो विशेष अधिकार मिले हुए राजा को, जैसे राजा का बेटा राजा हुआ, तो ये खत्म होना चाहिए। कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। फिर हमने ये कुलीन वर्ग के बारे में देखा, जो राजा के से संबंधित वर्ग होता है। फिर मध्यम वर्ग जो पढ़ा लिखा वर्ग था समाज का, उसके बारे में देखा। फिर उदारवादी राष्ट्रवाद, जो आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे, व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। फिर नेपोलियन ने क्या-क्या सुधार किया, ये भी क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। उसने 39 राज्यों का मिलकर एक पूरा बड़ा महासंघ बनाया। पहले अलग-अलग एक ही देश में बहुत सारे राज्य थे, लगभग 39। हर राज्य की अपनी अलग करेंसी थी, अलग नाप-तोल की प्रणाली थी, अलग शासन होता था। इसने क्या किया, पूरे 39 राज्यों को मिला के एक पूरा बड़ा महासंघ बना दिया। और अब क्या हुआ, अब ना तो किसी को टैक्स देना होता था। पहले क्या होता था, हर जगह जहाँ एक राज्य की सीमा खत्म होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बार-बार टैक्स देना होता था, वो खत्म कर दिया। उसके बाद हमने 1815 की वियना संधि पढ़ी। वियना संधि क्या थी, वो सारा देखा। ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर रखा है। फिर क्रांतिकारी कौन थे उस समय? सबसे जो फेमस क्रांतिकारी था इटली का, पीछे टिप्पणी में भी आया है अभ्यास में, जियोसेपी मैत्सनी। इसने यंग इटली और यंग यूरोप जो थे, ये 2 संगठन बनाए थे। उसके बाद क्रांति का युग, क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1830 से 1848। उसके बाद हमने देखा उदारवादियों की क्रांति। उदारवादियों ने क्रांति कब की, क्यों की, कितनी सफल हुई इनकी क्रांति? जर्मनी का एकीकरण देखा हमने, इटली का एकीकरण, ब्रिटेन का एकीकरण, आयरलैंड के बारे में देखा। उसके बाद जर्मेनिया और मारियान, जो उस समय एक देश को मतलब राष्ट्र को नारी के रूप में, महिला के रूप में जो प्रतिनिधित्व किया गया था, जो पहचान दी गई थी, उसके बारे में पढ़ा। फिर ये कुछ प्रतीक देखे हमने, जैसे टूटी हुई बेड़िया, आज़ादी मिलना इसका मतलब। बाज छाप कवच, ये जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति है। बलूत पतियों का मुकुट वीरता का प्रतीक है। जो तलवार है वो मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। तलवार पर लिपटी हुई जो जैतून की डाली है वो शांति चाहती है, इसका मतलब। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा राष्ट्रवादियों का था। उगते हुए सूर्य की किरणें मतलब नए युग का सूत्रपात, मतलब शुरुआत।
उसके बाद हमने राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, इसमें बाल्कन क्षेत्र के विषय में पढ़ा। तो ये लेसन हमारा फर्स्ट लेसन हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है कंप्लीट होता है। इस लेसन के 6 पार्ट हैं, 6 आप अच्छे से देखिए और इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि जो भी आगे वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।